नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग क्योंकि बुधनी में हैं और मध्य प्रदेश में बुधनी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम लोग चूंकि बुधनी में हैं और बुधनी में हमारे साथ हैं आज चुनाव की चर्चा करने के लिए स्थानीय पत्रकार श्री गजेंद्र खंडेलवाल जी, सोनू भैया। सर, मैं आपके पास ही आता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, क्या स्थिति है आज के समय में चुनाव की, क्योंकि 5 दिन बचे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी ताकत झोंक दी है। क्या माहौल लग रहा है आपको? बुधनी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है जी। इसमें प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में हैं। वैसे तो इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जी और एक निर्दलीय उम्मीदवारी, इसके अलावा और 15 उम्मीदवार अन्य मैदान में हैं। वैसे उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही अपना विश्वास करता है और उन्हीं को अपना मत देता हुआ आया है। लेकिन इस बार का मुकाबला पिछले 20 वर्षों के चुनाव की अपेक्षा में कुछ ज़्यादा ही कड़ा दिखाई दे रहा है। यदि माना जाए तो 2003 में जो चुनाव बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखा था, वही चुनाव 2024 में उपचुनाव के रूप में देखने को मिल रहा है। 2003 का आपने जिक्र किया। 2003 मुझे जहां तक याद है कि 2003 में राजेंद्र सिंह राजपूत जी और वर्सेस राजकुमार पटेल, जो आज वर्तमान में कांग्रेस के भी प्रत्याशी रहे हैं। क्या माहौल था उस समय? 2003 में मध्य प्रदेश में पूरी भाजपा की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर निशाना साधते हुए उनको सरकार से बेदखल करने के लिए अभियान चलाया था और उसमें कुछ हद तक वह सफल भी हुई थी। जी। यहाँ से राजेंद्र सिंह राजपूत ने राजकुमार पटेल को लगभग 11,000 मतों से शिकस्त दी थी। राजकुमार पटेल का पिछले 10 वर्षों से राजकुमार पटेल के परिवार का या उनके भाई का माने बुधनी विधानसभा सीट पर कब्जा था। 1993 से लेकर वर्ष 2003 तक उन्होंने पर विधायक के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया है। जी। स्वाभाविक 10 वर्षों का शासनकाल होने के बाद परिस्थितियां किसी व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है, लेकिन राजेंद्र सिंह राजपूत ने उस तिलिस्म को तोड़ते हुए भाजपा के राज को कायम किया था। अच्छा, मैं एक चीज इसमें और भी मुझे समझ में आ रही है कि जैसा आपने बोला कि 10 वर्षों में एंटी इनकम्बेंसी भी मुझे लगता है कि हो जाती है, उस समय रही होगी, लेकिन 18 सालों से इस क्षेत्र में बुधनी में मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी। उन्हीं की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है बुधनी। उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया और अब केंद्र में, चूंकि ये विदिशा संसदीय क्षेत्र भी है और विदिशा से सांसद बनके और आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उन्हीं के इस्तीफे के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि भाजपा में भी भाजपा के खिलाफ यहाँ पर जनता में एंटी इनकम्बेंसी कुछ ऐसा कुछ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है जी। और अभी तक के जितने भी उपचुनाव हुए हैं वह यदि देखे जाए तो हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में गए हैं। जी। मध्य प्रदेश में एक बुधनी और एक बीजापुर, 2 जगह पे उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि बुधनी का उपचुनाव बहुत कड़े मुकाबले की ओर बढ़ता जा रहा है। जनता का पक्ष किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। जी। बुधनी विधानसभा का मतदाता मौन है, उसका रुझान अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अन्य चुनावों के मुकाबले में यदि बात करें हम, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वही यहाँ से चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार इस क्षेत्र की जनता को विधायक को चुनना है, मुख्यमंत्री को नहीं चुनना है। ये सबसे बड़ा पहलू यहाँ का सामने आया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री वर्सेस एक विधायक को चुनना रहता था। इस बार मतलब ये 20 सालों के बाद में लगभग अपन माने तो फिर 2003 के बाद 2024 में अब फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, तो इसमें विधायक वर्सेस विधायक का चुनाव है ये। मुझे एक और चीज इसमें, क्योंकि पूरी फेयर लिस्ट में अपन देखें प्रत्याशियों का, कांग्रेस बीजेपी को 18 से 20 प्रत्याशी और भी मैदान में हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, भारत आदिवासी पार्टी की एक महिला प्रत्याशी हैं।
और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनका क्या प्रभाव रहेगा इस चुनाव में? मतलब इनकी क्या आपको माहौल लग रहा है आज के समय में? देखिए, वैसे तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसी अन्य दल का प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। जी भाजपा और कांग्रेस यहाँ प्रमुख दल के रूप में उभरे हैं। जी दोनों ही दलों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है, लेकिन देखने में आता है कि पिछले कई वर्षों से जातिवाद की स्थितियां राजनीति पर हावी है। जी भारत आदिवासी पार्टी से कोई महिला चुनाव मैदान में है, समाजवादी पार्टी से अर्जुन आर्य चुनाव मैदान में है, जी भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत जी भार्गव चुनाव मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से राजकुमार पटेल जी चुनाव मैदान में है। रमाकांत जी भार्गव भी जाना पहचाना चेहरा है। 5 वर्षों तक उन्होंने सांसदीय कार्यकाल से इस किया है, जी जनता तक उनका चेहरा है। राजकुमार पटेल ने 5 साल खुद शिक्षा मंत्री रहते इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और 5 साल उनके भाई देव कुमार पटेल ने प्रतिनिधित्व किया है। जी दोनों के बीच में एक विशेष अंतर यह है कि राजकुमार पटेल का जनता से संवाद और जनता से मिलनसार लगातार बना रहा। दूसरी ओर रमाकांत जी भार्गव की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता से वह कटे रहे। इसी का कारण अभी चुनाव में देखने को भी मिल रहा है। वैसे परिस्थितियां अलग होती है, चुनाव सब अपनी जगह होते हैं। सत्ताधारी दल अपनी ताकत लगाता है, विपक्ष अपनी ताकत लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आम मतदाता किसी भी चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतदाताओं की ओर यदि हम जाएं तो यहाँ पर मतदाता ग्रुप अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। 5 दिन चुनाव का शेष बचा है। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए। मध्य प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और इसके अलावा जितने भी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में अपना डेरा डाल रखा है। यही स्थिति कांग्रेस की ओर यदि हम जाए तो उसमें भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जितने भी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने, कांग्रेस के जितने पूर्व विधायक हैं उन्होंने इस क्षेत्र को एक तरह से इस क्षेत्र को चारों तरफ से घेर कर अपनी घेराबंदी कर दी है। ऐसा लगता है कि दोनों दलों ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए अपने अपने नेताओं को समाजों के पास छोड़ दिया है, भाजपा हो या कांग्रेस हो। यहाँ पर कुल वोटिंग कितनी है, मतलब कितने वोटर्स हैं सर? बुधनी विधानसभा में 2,73,000 से अधिक मतदाता हैं। यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 87% वोटिंग लोकसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा में हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 73 से 74% मतदान हुआ था। जी मतदान का प्रतिशत इसी दिशा में जाता है तो परिणाम की उम्मीद किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन यदि मतदान की स्थिति 70% से अंदर 65% तक जाती है तो फिर हो सकता है भाजपा को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अधिक ये हमेशा कहा जाता है कि अधिक मतदान भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होता है और कम मतदान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है। हाँ, ये तो हमने दूसरे भी चुनावों में देखे हैं। एक चीज और सवाल मुझे इसमें उपजता है सर कि जैसे आपने बोला कि 2,73,000 वोटर हैं, इसमें ऐसी, क्योंकि आपने बोला आपकी बात से मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जातिगत समीकरण भी चल रहे हैं, तो जातिगत समीकरण के साधने के लिए सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज किस समाज के यहाँ पर है? देखिए, वोट परसेंटेज के समाज में माना जाए तो मेरा जहां तक अनुमान है सामान्य वर्ग और आदिवासी वर्ग का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर मैंने जितना समझा है और मैंने जितना जाना है, सामान्य वर्ग और आदिवासी वर्ग का वोट बैंक यहाँ पर सबसे अधिक है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर, ये 3 समाज आती है जिनका बड़ा वोट बैंक बुधनी विधानसभा क्षेत्र में है और इन तीनों ही समाजों से प्रतिष्ठित व बड़े नेता भी दोनों ही दलों में मौजूद हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों में यहाँ पर प्रतिष्ठित कांग्रेस और बीजेपी के नेता मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जाएं तो आदिवासी है, एससी है, पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग में कई सारी जातियां आती हैं जिनका वोट बैंक चाहे यादव समाज हो, पवार समाज हो, मीणा समाज हो, जाट समाज हो, कीर समाज हो या अन्य कोई से भी समाज हो, किरार समाज हो, अन्य कोई से भी समाज हो, कहीं ना कहीं चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि जातिगत आधार पर जिस जाति का वोट एक मुश्त थोक बंद जिस पार्टी के पास चला जाता है वह पार्टी
इस चुनाव में हावी हो जाती है। वैसे अभी तक क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री को वोट दिया था। पिछले 20 वर्षों का रिकॉर्ड यदि उठाया जाए तो इस क्षेत्र में जातिगत समीकरण अभी तक हावी नहीं हुए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए क्षेत्र की जनता भी एक थी और उनका विकास यहाँ पर बोलता था। अच्छा, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। आप जैसे किरार समाज से शिवराज सिंह चौहान जी भी आते हैं और राजकुमार पटेल जी जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव जी, वो एक सामान्य वर्ग से आते हैं। तो दोनों में अगर देखा जाए तो ओबीसी मुझे लगता है कि उसमें तो कुछ फायदा हो सकता है क्या? देखिए, राजकुमार पटेल को वैसे अभी तक सुनने में तो यही आया है कि किरार समाज का जो वोट बैंक है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ जाता रहा है। अन्य जातियों के वोट भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ जाते रहे हैं। राजकुमार पटेल किरार जाति से आते हैं और कहा जाता है कि लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में जी किरार समाज के वोट बुधनी विधानसभा में मौजूद है। एक अनुमान बता रहा हूं मैं। जी जी जी। ऐसी स्थिति में किरार समाज का रुख क्या होगा? राजकुमार पटेल के साथ जाएंगे या शिवराज सिंह चौहान के साथ रहेंगे, ये महत्वपूर्ण पहलू होगा। रही बात रमाकांत जी भार्गव की, तो ये हमेशा ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है जी, संगठन चुनाव लड़ता है। अभी तक जितने चुनाव हुए उसमें संगठन ने ही अपना पूरा महत्वपूर्ण रोल अदा करा है। इस चुनाव में भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, संगठन के नेता पूरी तरह सक्रिय हैं, भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, मैदान में उतर चुके हैं। 4 दिन पहले तक परिस्थितियां कुछ और थी, आज की स्थिति में परिस्थितियां कुछ और है, लेकिन परिस्थितियों को एकदम से बदल पाना किसी के लिए संभव नहीं है। किरार जाति का वोट यदि राजकुमार पटेल की तरफ जाता है, एक मुश्त यदि होता है, तो निश्चित ही इसके लिए इसमें भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी जाति का वोट थोकबंद किसी एक राजनीतिक दल के पास जाता हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जातियां हैं जिनका थोकबंद वोट मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी भी जाति ने थोकबंद वोट दिया हो। लेकिन ये बात भी सही है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए सभी जातियां एक होती थी और सभी जातियों के थोकबंद वोट उन्हें मिलते थे। इसी का कारण था कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1,47,000 वोटों से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी, जो इस विधानसभा का ही नहीं बल्कि मैं मानता हूँ पूरे देश की विधानसभाओं का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। अच्छा, ये पिछले लोकसभा का चुनाव। अच्छा, बिल्कुल। सर, एक चीज और है कि जैसा कि आपने कहा कि जातिगत समीकरण, मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण आज के समय में मध्य प्रदेश के मध्य भाग या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग हैं आज, इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ता होगा, या क्योंकि उसमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समी, और एक जाति एक पक्ष के साथ रहे, ये अमूमन कम देखने को मिलता है। मेरा इस बारे में मानना है कि जातियां कभी बढ़ती नहीं है जी। चुनाव अपन ने देखे हैं, कई सारे चुनाव देखे हैं, सभी जातियों के लोग सभी राजनीतिक दलों में होते हैं जी। कोई भी एक जाति किसी एक राजनीतिक दल की नहीं होती। लेकिन चुनाव का समय आता है और चुनाव के समय में राजनीतिक दल जातियों को बांटने का प्रयास करते हैं। आज जो बुधनी विधानसभा में स्थितियां देखने को मिल रही है, उसमें चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो जी, उन्होंने जातियों के आधार पर नेताओं को मुस्तैद कर दिया है कि हमें इन जातियों पर दबाव बना के इनका वोट लेना है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, जिस जाति का नेता वो पसंद करता है वो कांग्रेस को वोट देता है, जो भाजपा को पसंद करता है वो भाजपा को वोट देता है। लेकिन दोनों ही दल इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। उन्हें तो केवल इस बात से सरोकार होता है कि हो सकता है हम किसी भी जाति का बड़े नेता को लाकर बिठाएंगे तो हम हो सकता है वो वोट बैंक अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जैसा एक चीज और मेरे मन में प्रश्न है सर, कि जैसे 5 दिन रह गए हैं चुनाव को, लगभग 13 तारीख को, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, आज 8 नवंबर है, शाम का समय है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो समय बहुत कम रह गया है। अब क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या क्या रणनीतियां दोनों पार्टी, दोनों दल जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी,
क्या रणनीति अपनाएंगे हम आने वाले समय में? दोनों ही दलों ने चुनाव में अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। जी मात्र 3 दिन का समय शेष और बचा है जब चुनाव प्रचार होगा। 11 नवंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जी। जितने भी बाहरी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उन्हें अपने अपने घरों की ओर वापस लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके बाद जो चुनाव रहेगा वो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के बीच रहेगा। जी उन्हें ही पूरा चुनाव लड़ना है, उन्हें ही पोलिंग बूथों पर अपने वोट डलवाने हैं, पूरी चीजें उन्हें करना है। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बाहर के नेता, पदाधिकारी और मंत्री आके चुनाव को इफेक्ट तो करते हैं। कहीं ना कहीं जी दबाव की जो राजनीति होती है, दबाव की राजनीति में मतदाता टूटता है। अब देखते हैं कि दोनों दलों की ओर से कितना मतदाता कहाँ कितना टूटेगा, ये आने वाला समय बताएगा। 13 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतगणना है। उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि किसका पल्ला भारी है, कौन आगे है और कौन पीछे है। तो सर, इतना समय दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता हूं कि ये जो चर्चा करी हमने छोटी सी चर्चा करी है, आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सोनू भैया हमारे साथ रहेंगे। 13 तारीख को फिर से हम लोग सर बैठते हैं और 13 तारीख को जैसी वोटिंग होती है उसके बाद विश्लेषण हम आपका इंतजार करेंगे और हमारे व्यूअर्स भी आपका इंतजार करेंगे। तो आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। हम लोग हैं बुधनी में और बुधनी की सारी कवरेज आपको मिलती रहेगी समय समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।